चैप्टर्स 557, 558, 559, 560, चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 557, 3 grades of evaluation, clearing with high grade। जैसे हाईफैंग युआन ने बिल्डिंग में कदम रखा, उसके जिस्म में एक अजीब सी अकड़न महसूस हुई, एक भारी दबाव यूएस पर हावी हो रहा था। लेकिन अगले हाईपैल, वो दबाव हट गया। वो पूरी तरह से ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर आ चुका था। उसके सामने एक झील थी। आसमान नीला था, झील की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठ रही थी और चारों तरफ धुंध में लिपटी पहाड़ों की परछायां नजर आ रही थी। उसके हाथ में जो गेस्ट टोकन था वो पिघलकर ठंडे लोहे की तरह बन गया और उसकी उंगलियों के बीच से बहने लगा। हर गेस्ट टोकन सिर्फ एक ही बार उस हो सकता था। फैंग युआन ने उस लिक्विड को अपने हाथ से झटक दिया जब तक कि वो पूरा साफ नहीं हो गया। उसने आसपास देखा तो खुद को झील के बीच में एक आइलैंड पर पाया। उसके बगल में कोई और भी था, वो ही लू लैन था। यह 54th राउंड है। हे लू लैन ने फैंग युआन की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि सामने देखते हुए बोला, देखो, यही वो प्रॉब्लम है जिससे भाई शन यिन को निपटना है। फैंग युआन ने भी उसी दिशा में देखा और पाया कि थोड़ी ही दूरी पर एक और आइलैंड था। इस आइलैंड पर वाटर स्नेक लायंस का एक झुंड था। इन वाटर स्नेक लायंस के जिस्म पर चमकीले नीले बाल जो बेहद मुलायम थे। उनके पंजे नहीं थे, बल्कि मेंढकों की तरह जालीदार पैर थे। उनकी पूंछ जहरीले सांप थे जो वाटर लायन की पीठ पर लिपटे हुए या सीधे खड़े होकर अपनी जीभ लपलापा रहे थे। हे लूलन के कुछ बताने से पहले ही एक अनजाने सोच से इंफॉर्मेशन की बौछार एक हाई साथ फैंग युआन के दिमाग में घुस गई। आइलैंड पर मौजूद हेजहॉग फिश का इस्तेमाल करो और वाटर स्नेक लायंस के डिफेंस को तोड़ो और उस सामने वाले आइलैंड पर कब्जा कर लो। फैंग युआन ने अपनी नजर हटाई और अपने आसपास के आइलैंड को देखने लगा। आइलैंड के चारों तरफ के जड़े नीले पानी में उसने तैरती हुई हेजहॉग फिश की परछाइयों को देखा। तब तक हे ट्राइब के एल्डर्स एक एक करके आ गए और ही लूलन के पास खड़े हो गए। चाहे वाटर स्नेक लायंस हों या हेजहॉग फिश, यह दोनों हाई मेडिवल एरा के जंगली जानवर हैं। आजकल ये सिर्फ ईस्टर्न सी के गहरे इलाकों में ही मिलते हैं, एक एल्डर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। मेरी राय में यह राउंड बिल्कुल अनफेयर है। वाटर स्नेक लायंस बहुत स्ट्रांग हैं, उनमें से एक 5-6 हेजहॉग फिश से अकेले लड़ सकता है। लेकिन यहां हमारे पास हेजहॉग फिश की गिनती उनसे बस दुगनी ही है। हे ट्राइब के एक एल्डर ने सामने वाले आइलैंड को देखते हुए फैंग युआन को सिचुएशन समझाई। फिक्र मत करो भाई शन यिन, हम आज यहां सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए हैं। हे लू लैन ने फैंग युआन के कंधे थपथपाए। आखिरकार फैंग युआन भेड़ियों के झुंड को गुलाम बनाता था, लेकिन अब ये मछलियों का झुंड था, और वो भी एक ऐसी दुर्लभ, लगभग एक्सटिंक्ट हो चुकी हेजहॉग फिश जो नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती ही नहीं थी। हे लू लैन पहले ही 8 से 9 बार फेल हो चुका था। उसका बेस्ट रिजल्ट सिर्फ 30% वाटर स्नेक लायंस को मारने का था। इससे ही ट्राइब के गू मास्टर्स को इस राउंड की मुश्किल का अंदाजा हो गया था। बेशक चांग शन यिन एक एंस्लेवमेंट मास्टर था, लेकिन ये जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की बनाई हुई ट्रू यांग बिल्डिंग थी। फैंग युआन ने कुछ देर देखा और उसकी तहजीब चढ़ गई। उसने अंदाजा लगाया कि अपनी काबिलियत से इन हेजहॉग फिश को कंट्रोल करके अन वाटर स्नेक लायंस को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था। सच तो यह था कि जीत लगभग पक्की थी, लेकिन भले ही यह राउंड सिंपल लग रहा था, यह काफी पेचीदा था। जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बनाई थी, तो उसका मकसद अपने वंशजों के लिए एक विरासत छोड़ना था और उनमें से बेहतरीन लोगों को इनाम देना था। इसलिए ट्रू यांग बिल्डिंग का हर राउंड लो, मिडल और हाई ग्रेड में बता हुआ था। लो ग्रेड से पार करने पर सबसे कम इनाम मिलता था और वो सीधे अगले राउंड में चले जाते थे। मिडिल ग्रेड से पार करने पर लो ग्रेड से दुगना इनाम मिलता था और अगले राउंड में उन्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलती थी। और हाई ग्रेड से पार करने पर न सिर्फ मिडिल ग्रेड से दुगना इनाम मिलता था, बल्कि उन्हें ट्रू यांग बिल्डिंग के एक गहरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था, जिसे ट्रेजर रूम कहते थे। यह ट्रेजर रूम इन गपे छोटी ई की मात्रा न तक खजानों से भरा हुआ था, वहां तक कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की कुछ असली इमॉर्टल इनहेरिटेंसेस भी थी। लेकिन ट्रेजर रूम के अंदर की चीजें आसानी से नहीं ले जा सकते थे। राउंड क्लियर करने वाले को उन्हें एक्सचेंज करना पड़ता था। चाहे गू वॉर्म्स हो, गू रेसिपीज हो या उनका अपना कल्टिवेशन एक्सपीरियंस, ये सब चीजें वहां की आइटम्स से एक्सचेंज करने के लिए उसकी जा सकती थी। जब वो शख्स एक्सचेंज पूरा कर लेता तो वो अगले राउंड में चला जाता। हे लूलन को तो 55th राउंड में जाने के लिए बस एक लो ग्रेड पास हाई काफी था, उसके लिए इतना ही बहुत था। लेकिन फैंग युआन का मकसद अलग था। उससे हाई ग्रेड पास चाहिए था ताकि वो ट्रेजर रूम में एंटर कर सके। सिर्फ ट्रेजर रूम के अंदर ही वो अकेला हो सकता था,
ताकि वो अपने तैयार किए हुए तरीकों से सबसे ज्यादा फायदा उठा सके। लो ग्रेड पास तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, लेकिन मिडिल और हाई ग्रेड के लिए क्या कंडीशंस हैं ये मुझे नहीं पता। ए फ्लैट तो बस ट्राई हाई कर सकता हूं। ये सोचते हुए फैंग युआन ने गहरी सांस ली और ही लू लैन की तरफ सर हिलाकर इशारा किया कि वो शुरू करे। हे लू लैन ने एक टोकन निकला और उस आसमान में लहराया। यह टोकन गेस्ट टोकन से अलग था, यह ओनर टोकन था। जब ही लू लैन पहली बार इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में एंटर हुआ था तो ये टोकन उसके सामने प्रकट हुआ था, जो उसके प्रेस्टिजियस स्टेटस का प्रतीक था। ओनर टोकन वाइब्रेट हुआ, हवा में लहरें बनने लगी और रैंक 1, 2 और 3 के दर्जनों फिश एंस्लेवमेंट गू प्रकट हो गए। जब फैंग युआन ने ये गू वॉर्म्स लिए, उसने उन्हें आसानी से रिफाइन कर लिया। बाकी लोग एक अदृश्य हल्की सी ताकत से अपनी जगह पर जम गए थे, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। सिर्फ ही लू लैन हाई बोल सकता था। उसने सलाह दी, भाई शन यिन, टाइम का ध्यान रखना। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। फैंग युआन ने सर हिलाया और अपना हाथ लहराया। उसके हाथ में मौजूद फिश एंस्लेवमेंट गू दर्जनों अजीब रोशनियों के साथ उड़ गए। फैंग युआन के इस कैजुअल एक्शन को देखकर सब दिल ही दिल में हैरान थे। अगर ये हे ची शेंग होता तो यूज एक एक करके उन्हें एंस्लेव करना पड़ता, बहुत ही सावधानी से। एंस्लेवमेंट गू यूज करते वक्त गू मास्टर को जरूर फिश ग्रुप के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई तो एंस्लेवमेंट फेल हो जाता। अगर मामला गंभीर होता तो गू मास्टर की सोल पर बैकलैश भी हो सकता था। कहीं वुल्फ किंग ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा है? मैंने ऐसा एंस्लेवमेंट मेथड पहले कभी नहीं देखा। लगता है इसकी लग गई। सबके दिल जोरों से धड़क रहे थे। लेकिन अगले हाई पाल उनकी उंगली हैरत से बड़ी हो गई जब उन्होंने देखा कि फिश ग्रुप एंस्लेवमेंट के तुरंत बाद ही आइलैंड की तरफ तैरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो शुरू से हाई फैंग युआन की थी, एक भी एंस्लेवमेंट फेल नहीं हुआ। इससे वाटर स्नेक लायंस अलर्ट हो गए। उन्होंने अपनी सुस्ती छोड़ी और उठ बैठे। शेर का सर दहाड़ने लगा और सांप का सर फुसकारने लगा। कई वाटर स्नेक लायंस पानी में कूद गए और अपनी डिफेंस लाइन तैयार करने लगे। इस दौरान फैंग युआन सीधा खड़ा था, उसके हाथ पीठ के पीछे थे और वो बिल्कुल भी हिला नहीं। उसने जो एंस्लेवमेंट अटेनमेंट और सोल की फाउंडेशन दिखाई, उससे लगभग सभी मन ही मन उसकी तारीफ कर रहे थे। ओ हेवन, उसने कर दिखाया। सिर्फ इतना ही देखना ऐनू खोल देने वाला था। वुल्फ किंग सच में एक एंस्लेवमेंट मास्टर है, वो आम लोगों से बिल्कुल अलग है। मास्टर तो मास्टर हाई होता है, क्या पता शायद वो इस बार सफल हो जाए। सबकी उम्र में अब उम्मीद की एक झलक दिखने लगी थी। यहां तक कि ही लू लन भी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। लेकिन फिश ग्रुप ने वाटर स्नेक लायन ग्रुप पर उनकी इच्छा के अनुसार हमला नहीं किया, बल्कि वो एरिया में घूम रहे थे, जगह का जायजा ले रहे थे। ये वुल्फ किंग सोच क्या रहा है? वुल्फ किंग सावधानी बारात रहा है। लगता है वो मछलियों की आदतों से वाकिफ होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, मछलियां बस तैरती रहीं। सबको जैसा मछली और शेर के बीच का फाइट देखना था, वैसा कुछ नहीं हुआ। ए फ्लैट तक ही लू लन भी थोड़ा बेचैन हो गया था। उसने जोर देकर कहा, भाई शन यिन, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जल्दी नहीं है। फैंग युआन शांत था और उसने कैजुअली जवाब दिया। वाटर स्नेक लायंस ने देखा कि फिश ग्रुप हमला नहीं कर रहा है, तो कुछ वाटर स्नेक लायंस पानी से बाहर निकलकर आइलैंड पर आ गए। आइलैंड के चारों तरफ का मजबूत डिफेंस कमजोर हो गया। थोड़ी देर बाद ही लू लैन ने फिर से जोर दिया, भाई शन यिन, आधा टाइम निकल चुका है। जल्दी नहीं है। फैंग युआन ने अपना हाथ लहराया। उसकी पलकें झुकी हुई थी, जैसे उस बहुत नींद आ रही हो। और भी वाटर स्नेक लायंस किनारे पर आ गए। बूढ़ा लायन किंग तो जमीन पर फैल गया और एड़ी बैंड करके सो गया। सब लोग बहुत निराश थे और मन ही मन गालियां दे रहे थे। यह वुल्फ किंग सिर्फ बाहर से ही स्ट्रांग दिखता है, मैंने तो इसके बारे में कितना कुछ सोच लिया था। तो क्या हुआ अगर वो मास्टर लेवल का है? यह ट्रू यांग बिल्डिंग है। लगता है इस बार चांग शन यिन का मकसद सिर्फ फिश ग्रुप से वाकिफ होना है, ताकि अगले हमले के लिए अनुभव जमा कर सके। ये देखकर कि टाइम खत्म होने वाला है, सबकी बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई। टोकन बेकार चला गया, ऐसे ही बर्बाद हो गया। आज रात डिनर में क्या खाऊंगा? इस बार फेल होने के बाद पता नहीं लॉर्ड ट्राइब लीडर चांग शन यिन के साथ क्या करेंगे। जब सब लोग इधर उधर की बातें सोच रहे थे, फैंग युआन अचानक हंसा और फिश ग्रुप को चार्ज करने का ऑर्डर दे दिया। हर तरफ से वाटर स्नेक लायन ग्रुप पर हमला कर दिया। जैसा सोचा था, हे लू लैन की ईंट में चमक आ गई। उसने मन ही मन अंदाजा लगा लिया था, चांग शन यिन अगले अटेम्प्ट के लिए अपनी मेहनत बचाना चाहता है,
तो इस बार वो जरूर फिश ग्रुप और उनके अटैकिंग पैटर्न से वाकिफ होगा। यूज लायन ग्रुप की ताकत को भी परखना होगा। फिश ग्रुप के अचानक हमले ने वाटर स्नेक लायन ग्रुप को चौंका दिया। हेजहॉग फिश का झुंड एक भूखे शार्क की तरह था, जिसने पानी में मौजूद थोड़े से वाटर स्नेक लायंस को एक पैल में ही निगल लिया। तो ये बात थी, चांग शन यिन पहले फिश ग्रुप को ट्रेन कर रहा था और लायन ग्रुप को उनका गार्ड डाउन करवा रहा था। इस हमले ने पहले हाई लायन ग्रुप के 30% को खत्म कर दिया, आखिर मास्टर लेवल का है। क्या कमाल का बीस्ट इंस्लेवमेंट अटेनमेंट है। हेची शेंग तो चांग शन यिन के सामने बच्चा है। सब लोग घूर कर देख रहे थे। फैंग युआन के इस अद्भुत टैलेंट से शॉक थे। हाओ, ये देखकर कि उसकी प्रजा मारी जा रही है, बूढ़े लायन किंग ने दहाड़ मारी और लायन ग्रुप को पानी में ले जाकर हेजहॉग फिश से बदला लेने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि फैंग युआन ने अपना शक्तिशाली हमला रोक दिया और उसके मैनिपुलेशन में फिश ग्रुप पीछे हट गया। लायन ग्रुप ने उनका पीछा किया, लेकिन जब वो एक जगह पहुंचे तो ग्रुप में अफरा तफरी मच गई। क्या हुआ? सब लोग हैरान थे। तो यहां एक छिपा हुआ भंवर था। हे लू लैन बड़बड़ाया। तुरंत बाद एल्डस की एरी चमक उठी। समझ गया। वुल्फ किंग मछलियों से इलाके की जांच करवा रहा था। वो उन्हें सिर्फ ट्रेन नहीं कर रहा था, बल्कि टेरेन की जानकारी भी लेना चाहता था। बिल्कुल सही। जब बीस्ट ग्रुप्स लड़ते हैं तो यह दो आर्मीज के बीच की जंग जैसा होता है। उन्हें न सिर्फ दोनों आर्मीज के बारे में सोचना पड़ता है, बल्कि टेरेन का भी ध्यान रखना पड़ता है। कई गू मास्टर्स ने यह देखा और उनका मन किया कि वो अपने पैर पीटकर चिल्लाएं। वाटर स्नेक लायन ग्रुप भंवर में फंस गया और फिश ग्रुप ने मुड़कर हमला कर दिया। लायंस के शरीर बड़े दी, इसलिए अन पर पानी के बहाव का ज्यादा असर हो रहा था, जबकि फिश ग्रुप अपने छोटे साइज की वजह से इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा था। एक शानदार बैटल स्ट्रैटेजी सबके सामने खुलकर आ गई। मजबूत वाटर स्नेक लायन ग्रुप पानी के एक टुकड़े की तरह कमजोर था। फैंग युआन के मैनिपुलेशन के नीचे फिश ग्रुप एक एलिट ट्रूप की तरह था। उन्होंने अच्छा कोऑपरेशन किया और मर्जी से हमला किया और पीछे हेठ अपने दुश्मनों को एक एक करके मार गिराया। फिश ग्रुप अपनी मर्जी से इकट्ठा होता और फैल जाता, जोर से हमला करता। कभी कभी वो बिखर जाते, जिससे लायंस के हमले मिस हो जाते। उसने तो उन्हें अपनी उंगलियों पर नाचा रखा है। अमेजिंग, इनक्रेडिबल। सिर्फ कुछ ही सांसों में वुल्फ किंग जीत गया। हम पार कर गए, हम पार कर गए। हे ट्राइब के लोग शॉक्ड और खुश द फैंग युआन की तरफ उनकी नजरों में प्रशंसा, हैरत और डर जैसे भाव थे। बहुत बढ़िया, क्या बात है वुल्फ किंग। हे लू लैन ने तालियां बजाते हुए हंसकर कहा। फैंग युआन भी दिल खोलकर हंसा, क्योंकि जैसे ही उसने लायन ग्रुप को खत्म किया, उसके दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन आई, हाई ग्रेड इवैल्यूएशन। अगले हाई पैल फैंग युआन वहीं से गायब हो गया। ये क्या हुआ? हे ट्राइब के लोग ये देखकर शॉक दी, उनकी ईड़ फटी की फटी रह गई। उससे हाई ग्रेड इवैल्यूएशन मिला। सिर्फ ही लू लैन हाई अपने दिल में चिल्ला रहा था। चैप्टर 558 जायंट सन्स ग्रेट स्कीम, ट्रेजर विद इन द क्रिस्टल। फैंग युआन एक लंबे से क्रिस्टल हॉलवे में था। हर तरफ रोशनी चमक रही थी। चारों दीवारें चमकदार क्रिस्टल से बनी थी, जिनमें कोई भी अपना रिफ्लेक्शन देख सकता था। फैंग युआन ने इधर उधर देखा, उसके पीछे और उसके लेफ्ट और राइट में दीवारें थी। वो सिर्फ आगे बढ़ सकता था। आखिरकार मेन ट्रेजर रूम के अंदर आ ही गया। फैंग युआन के होठों पर मुस्कान आ गई और वो बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ने लगा। क्रिस्टल हॉलवे लंबा और साफ था। लगभग 5 कदम चलने के बाद फैंग युआन ने देखा कि उसके लेफ्ट और राइट की क्रिस्टल दीवारों पर गू वॉर्म्स या गू रेसिपीज दिखने लगे। वो अंबर में बैंड कीड़ों की तरह थे, क्रिस्टल दीवारों में बिल्कुल स्थिर थे। ये सब ट्रेजर रूम के अनमोल खजाने थे। इन्हें हासिल करने के लिए इन्हें किसी बराबर की चीज से एक्सचेंज करना था। अरे, यहां एक हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस है। फैंग युआन ने अपने कदम रोके। उसने अपने सामने क्रिस्टल दीवार में सील किया हुआ एक जाना पहचाना गू देखा। ये गू एक नीले और सफेद कमल जैसा था, एक चेहरे जितना बड़ा। इसका ओरिजिन कमाल का था। इसे जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था। ये एक सीरीज थी। रैंक 3 हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस, रैंक 4 हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस, रैंक 5 हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस और रैंक 6 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस। उनमें से हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस टॉप 10 इमॉर्टल गू में 6ठे नंबर पर था। इसकी कीमत स्प्रिंग ऑटम सकाडा के बराबर थी और अभी ये लंग या लैंड स्पिरिट के हाथों में था। फैंग युआन ने एक बार हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस इस्तेमाल किया था। उसने यूएस दौर में उसके एप्टीट्यूड की कमी को पूरा किया था और उसकी बहुत मदद की थी। लेकिन गू को एडवांस करने के लिए फैंग युआन के पास उसकी रेसिपीज नहीं थी
और रिफाइनमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा था। एक नेचुरल स्पिरिट स्प्रिंग इस्तेमाल करना पड़ता था, और वो भी प्राइमेवल एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए था। पुराने स्पिरिट स्प्रिंग्स जो सूख रहे थे, उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। एक बार सफल होने पर स्पिरिट स्प्रिंग नाश हो जाता था। रैंक 4 हेवनली लोटस के लिए 7 स्पिरिट स्प्रिंग्स की जरूरत थी। रैंक 5 के लिए 9। रैंक 6 तक पहुंचने के लिए 11 की जरूरत थी। ये गिनती सदर्न बॉर्डर के स्पिरिट स्प्रिंग्स के लेवल के हिसाब से थी। अगर नॉर्दर्न प्लेन्स के स्पिरिट स्प्रिंग्स इस्तेमाल किए जाते तो यूज 60% ज्यादा की जरूरत पड़ती। उस वक्त फैंग युआन के लिए हेवनली लोटस को एडवांस करना बहुत मुश्किल था, और जब उसका एप्टीट्यूड काफी बेहतर हो गया तो उसने हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस गू का ख्याल छोड़ दिया। लेकिन अब वो इस रैंक 5 हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस को देखकर ललचा गया। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस की सीरीज को मोबाइल स्पिरिट स्प्रिंग्स के नाम से जाना जाता है। एक बार रिफाइन होने के बाद ये अपने आप प्राइमेवल एसेंस पैदा कर सकते हैं। रैंक 3 हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस इस्तेमाल करने का अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन रैंक 5 हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस मेरी अभी की हालत के लिए बिल्कुल आदर्श है। लेकिन हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस हासिल करने के लिए फैंग युआन को नियमों के अनुसार इसे एक बराबर के खजाने से एक्सचेंज करना पड़ेगा। चलो एक्सचेंज करते हैं। फैंग युआन ऐप काफी अमीर था। एक ब्लेस्ड लैंड का मालिक होना एक गू इमॉर्टल की नींव रखने जैसा था। हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस के लिए एक्सचेंज करने में दूसरों को शायद अपनी सारी संपत्ति लगानी पड़ती, लेकिन फैंग युआन के लिए ये सिर्फ ये सवाल था कि वो क्या दे। एक्सचेंज के लिए क्या उस करूं? फैंग युआन का दिमाग अपने दोनों एपर्चर्स में घुस गया। उसके एपर्चर्स के अंदर के स्ट्रेंथ और एंस्लेवमेंट पाथ के गू वॉर्म्स एक्सचेंज नहीं किए जा सकते थे। उसके पहले एपर्चर का वाइटल गू स्प्रिंग ऑटम सकाडा भी वैसा ही था। उनके अलावा उसके पास अभी भी काफी गू वॉर्म्स थे। इन गू वॉर्म्स की अकेले कीमत हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस से साफ तौर पर कम थी, लेकिन अगर एक काफी नहीं था तो वो 2 या 3 भी डाल सकता था। है यहां 18 स्प्रिंग एग गू क्यों है? फैंग युआन अपने पहले अपर्चर के अंदर कीमती रैंक 5 गू का एक बैच देखकर चूक गया, लेकिन उसने जल्दी ही वजह समझ ली। मैं तो भूल ही गया था, यह हाई ग्रेड एवैल्यूएशन के साथ राउंड पार करने का इनाम है। ये सीधे ट्रू यांग बिल्डिंग ने मेरे अपर्चर में भेजे दिया। आमतौर पर एक गू मास्टर का अपर्चर उनके कल्टिवेशन का आधार होता था, उनका सबसे बड़ा राज। लेकिन ट्रू यांग बिल्डिंग सच में ओल्ड हेयर एंसेस्टर ने बनाई थी, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के सेटअप के साथ। इसमें अजीब शक्तियां थी और ये सीधे गू मास्टर के अपर्चर में गू वॉर्म्स भेजे सकती थी। स्प्रिंग एग गू साफ तौर पर हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस से कमतर था, लेकिन यह फिर भी एक रैंक 5 गू था। स्प्रिंग एग गू एक सफेद हंस के अंडे जैसा दिखता था। इसे एक मजबूत एगमन एम्परर को मारकर हासिल किया जा सकता था। स्प्रिंग एग गू को जमीन के नीचे गहरा रखने से एक नया स्पिरिट स्प्रिंग पैदा होता था। स्पिरिट स्प्रिंग्स गू मास्टर्स के कल्टीवेशन का आधार थे। कई बड़े ट्राइब्स या क्लान्स जरूरत के वक्त के लिए अपनी नींव मजबूत करने के लिए स्प्रिंग एग गू इकट्ठा करते थे। यहां तक कि गू इमॉर्टल्स भी अक्सर उन्हें खरीदते और ब्लेस्ड लैंड के अंदर लगा देते, जिससे एक स्पिरिट स्प्रिंग बनता और उनके निवासियों का पोषण होता। फैंग युआन ने एक स्प्रिंग एग गू निकला और उस देखा। ये गू अच्छी हालत में नहीं था, उसकी सतह दरारों से भरी हुई थी और गू के अंदर प्राइमेवल एसेंस के निशान दर। किसी ने इसे पहले इस्तेमाल किया था। फैंग युआन की आंख में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इस गू को फ्लाइंग हैंड स्नो ने तब छीन लिया था जब यह एक्टिवेटेड था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के सारे इनाम ऐसे ही सोर्सेस से आते हैं। अपने वंशवादी राजशाही के सपने को पूरा करने के लिए जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसके वंशजों का पलड़ा हमेशा भारी रहे। पहले इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट, दूसरे ट्राइब्स को कमजोर करने के लिए। फिर उसने 10 साल की बर्फबारी का इस्तेमाल करके नॉर्दर्न प्लेन्स से हर तरह के खजाने और सामान 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में भेजे दिए। आखिरकार एक गू मास्टर का कल्टिवेशन रिसोर्सेज पर बहुत निर्भर करता है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बनाई। ये एक घातक चाल थी। रिसोर्सेज ले लेने के बाद वो उन्हें अपने खून के वंशजों को दे देता, दूसरे ट्राइब्स की सफलता की उम्मीदों को नाश कर देता। फैंग युआन के पिछले 500 सालों में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने ट्रू यांग बिल्डिंग की इसी खासियत का इस्तेमाल करके इंपीरियल कोर्ट ब्लेसड लैंड पर हमला किया और उस नाश कर दिया। उन्होंने अपने प्यादे इंपीरियल कोर्ट ब्लेसड लैंड में भेजे। फिर उन्होंने जानबूझकर गू वॉर्म्स बिखरा दिए और फ्लाइंग हैंड स्नो को उन्हें लेने दिया। आखिर में ट्रू यांग बिल्डिंग अंदर से ही टूटने लगी, जिससे एक घातक कमजोरी सामने आ गई।
सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स ने इंपीरियल कोर्ट ब्लेसड लैंड को नाश करने के बाद उन्होंने जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल के सारे काले करतूतों का पर्दाफाश कर दिया, पूरी दुनिया को उसकी साजिशों के बारे में बता दिया, जिससे नॉर्दर्न प्लेन्स में एक बड़ी हलचल मच गई और सारे मॉर्टल्स गुस्से में आ गए। लेकिन हलचल के अलावा नॉर्दर्न प्लेन्स अभी भी बैटल स्ट्रेंथ के मामले में दूसरा सबसे मजबूत रीजन था, सिर्फ सेंट्रल कॉन्टिनेंट से नीचे। हर तरह की सुपर फोर्सेज हुआन जिन फैमिली के ट्राइब्स ने मिलकर काम किया और नॉर्दर्न प्लेन्स को स्थिर रखा। आखिरकार हुआन जिन फैमिली ने नॉर्दर्न प्लेन्स को इतने सालों तक कंट्रोल किया था, उनकी जड़ें बहुत गहरी थी, उस जनता की राय से आसानी से हिलाया नहीं जा सकता था। वो जितना भी रिएक्ट करते, बिना ताकत के कोई फायदा नहीं था। फैंग युआन ने अपने हाथ में रखे स्प्रिंग एग गू को क्रिस्टल दीवार के पास किया, उस दीवार की तरफ जो हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस को सील किए हुए थी। जैसे ही वो क्रिस्टल दीवार के करीब आया, एक हल्की लाल रोशनी जली, जो नारंगी में बदल गई और आखिर में पीली हो गई। 3 रोशनियों के जलने के बाद कोई और बदलाव नहीं हुआ। फैंग युआन ने डू और स्प्रिंग एग गू निकले, उन्हें दीवार के पास रखा। इस बार एक हरी रोशनी जली, लेकिन हरी रोशनी तेज नहीं थी, यूज बाकी 3 रोशनियों ने दबा दिया था। फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए चौथा स्प्रिंग एग गू निकला और यूज क्रिस्टल दीवार पर रखा। इस बार हरी रोशनी फूट पड़ी और बाकी 3 रंगों के साथ बैलेंस हो गई। क्रिस्टल दीवार वाइब्रेट हुई और खोखली हो गई। अंदर का हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस धीरे धीरे बाहर उड़ने लगा, जबकि फैंग युआन के हाथों में रखे 4 स्प्रिंग एग गू उसके कंट्रोल से निकलकर क्रिस्टल दीवार में चले गए, हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस की जगह ले ली। हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस फैंग युआन के हाथों में आ गया और फैंग युआन ने तुरंत अपने प्राइमेवल एसेंस से यूज रिफाइन कर लिया। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग सच में कमाल की थी। ये गू मास्टर्स को बिल्डिंग के अंदर हाई तुरंत गू रिफाइन करने देती थी। लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, काला। लगता है इस ट्रेजर रूम के अंदर 8 कैटेगरीज हैं। जितनी ज्यादा रोशनियां होंगी, उतना ही कीमती खजाना होगा। रैंक 5 हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस तो सिर्फ हरी रोशनी वाली आइटम थी। ये यहाँ के खजानों की रंगे में सिर्फ मिड टियर था। फैंग युआन ने अपने दिल में आकलन किया, उसके ट्रेजर रूम की कीमत का अंदाजा बढ़ गया और उसकी जानकारी गहरी हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया, क्रिस्टल दीवार को छुआ। यूज अपनी हथेली पर एक ठंडक महसूस हुई, अंदर 4 स्प्रिंग एग गूद, जिनके बदले उसने एक्सचेंज किया था। फैंग युआन ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने दिल में हैरानी से सांस ली। सच कहूं तो इस वक्त दुनिया में फैंग युआन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की समझ के मामले में टॉप 3 लोगों में आसानी से आ जाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास लंग या लैंड स्पिरिट द्वारा दी गई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी। जितनी ज्यादा फैंग युआन की 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की समझ बढ़ती, उतना हाई वो इस बिल्डिंग के जीनियस मैकेनिक्स को महसूस करता। ये सच में अद्भुत था। बाकी सब छोड़ो, बस अपने सामने की इस क्रिस्टल दीवार को ही देखो, इसका एक बड़ा ओरिजिन था। यह क्रिस्टल दीवार उस जमाने में लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने हजारों गू मास्टर्स का इस्तेमाल करके बनाई थी। एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके उसने उनके एपर्चर्स निकाल लिए थे। उनके एपर्चर वॉल्स को मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करके उसने प्रोफाउंड आइस गू, आइस वॉल गू, ग्रैंड जेड गू, स्लो डाउन गू, वाइटैलिटी गू और दूसरे गू का इस्तेमाल करके इसे रिफाइन किया था। ये क्रिस्टल दीवार गू वॉर्म्स को सील करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। अंदर के गू गहरी नींद में चले जाते थे, उन्हें 100 या 1000 साल तक बिना किसी नुकसान के स्टोर किया जा सकता था। उसकी इंफॉर्मेशन के अनुसार एक नया रिफाइन किया हुआ क्रिस्टल दीवार पानी की सतह की तरह लहरों से चमकता था। उसमें चलने पर ऐसा लगता था जैसे वो एक भ्रम वाला सपना हो। लेकिन अब क्रिस्टल दीवार में वो चमक नहीं थी, पर वो अभी भी क्रिस्टल क्लियर थी। वक्त के साथ पानी भी पत्थर को काट सकता है। वक्त की ताकत सबसे महान स्वर्गीय शक्तियों में से एक थी। एक रैंक 9 वेनरेबल भी वक्त की ताकत को नहीं हरा सकता था। भले हाई ट्रू यांग बिल्डिंग एक इमोर्टल गू हाउस था, यह हर 10 साल में खुलता था, फिर भी कुछ खर्च तो होता ही था। अगर ऐसा नहीं होता तो फैंग युआन के पिछले जीवन में 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को कब्जा करके नाश नहीं किया जाता। अभी क्रिस्टल दीवार की चमक जा चुकी थी, बल्कि दीवारों के कोनों में पाउडर की एक मोटी परत जम गई थी। फैंग युआन आगे बढ़ता रहा। क्रिस्टल दीवार में हर तरह के गू वॉर्म्स, गू रेसिपीज और स्पेशल रिफाइनमेंट मटेरियल्स सील्ड, लेकिन उनसे भी ज्यादा पिछली पीढ़ियों के गू मास्टर्स के कल्टिवेशन एक्सपीरियंसेस थे। यह एक्सपीरियंसेस बेहद अनमोल थे। जो लोग ट्रेजर रूम में दाखिल हो सकते थे, वो हाई ग्रेड एवैल्यूएशन से पास हुए जीनियसेस दी। उनकी छोड़ी हुई चीजें जरूर टॉप क्वालिटी की थी। थोड़ा और आगे चलने के बाद
फैंग युआन ने अपने कदम रोके। उसके आगे का हॉलवे एंटहीन लग रहा था, लेकिन एक स्टेल फैंग युआन का रास्ता रोक रही थी। वो स्टेल चौकोर और चिकनी थी, लगभग फैंग युआन के घुटने की ऊंचाई तक। उस पर नॉर्दर्न प्लेन्स की लिपि में 2 शब्द लिखे, द गेस्ट हॉल्ट, मेहमान रुक जाओ। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाई थी, अपने वंशजों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जो लोग ट्रेजर रूम में दाखिल होते जरूरी नहीं था कि वो जायंट सन के खून वाले गू मास्टर्स हों। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने इस बात का ध्यान रखा, और इसलिए उसने सबसे अनमोल रिसोर्सेस स्टेल के पीछे रखे। चांग शन यिन जैसे बहरी लोग सिर्फ लाचारी से देख सकते थे, लेकिन फैंग युआन चांग शान यिन नहीं था। गेस्ट हॉल्ट HMPH। फैंग युआन ने नफरत से ठंडी हंसी हंसी। उसने स्टेल के पार जाने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उस रोक दिया। इतने सालों के बाद भले हाई 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में कुछ खर्च हुआ है, लेकिन गेस्ट हॉल्ट स्टेल अभी भी ठीक से काम कर रही है। मैं जोर जबरदस्ती से पार नहीं कर सकता। थोड़ी देर टेस्ट करने के बाद फैंग युआन स्टेल के सामने बैठ गया। उसने इसके लिए इतनी लंबी प्लानिंग की थी, वो जाहिर है पूरी तरह से तैयार था। तुरंत उसने एक गूवर्म निकला और उस स्टेल में छोड़ दिया। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को रिफाइन करने का पहला कदम शुरू हो चुका था। चैप्टर 559 इमॉर्टल वेनरेबल्स विल 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को रिफाइन करना सुनने में भले ही एक अजीब सा आइडिया लगे, पर यह कोई ख्याली पुलाव नहीं था। सच तो यह था कि फैंग युआन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को रिफाइन करने वाला पहला आदमी नहीं था। उसके पिछले 500 सालों में जब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने इंपीरियल कोर्ट ब्लेसड लैंड पर हमला किया था, तो उन्होंने पहले कुछ गू मास्टर्स को 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के ट्रेजर रूम में घुसपैठ करने के लिए भेजा था। जब वो सफल हो गए, तो उन्होंने पूरा प्रोसीजर गू वॉर्म्स से रिकॉर्ड करने के बाद रिलीज कर दिया और पूरी दुनिया को इसके बारे में बता दिया। इंपीरियल कोर्ट ब्लेसड लैंड नॉर्दर्न प्लेन्स के गू मास्टर्स के लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक था, इसकी बहुत अहमियत थी। इंपीरियल कोर्ट ब्लेसड लैंड के कब्जे का रिकॉर्डिंग 5 रीजन्स में फैलाया गया। इसने न सिर्फ सेंट्रल कॉन्टिनेंट की ताकत दिखाई, बल्कि ये एक जहरीला तीर भी था जिसका मकसद नॉर्दर्न प्लेन्स के गू मास्टर्स के मानसिक सहायक को तोड़ना था। सबसे जरूरी बात, इस रिकॉर्डिंग ने यह भी साबित कर दिया कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने वंशजों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स से गू वॉर्म्स छीन लिए थे। जैसे हाई रिकॉर्डिंग रिलीज हुई, नॉर्दर्न प्लेन्स में एक बड़ी उथल पुथल मच गई और लोग गुस्से से भर गए। हालांकि हुआंग जिन ट्राइब्स ने स्थिति को दबा दिया और आंतरिक कलह उस लेवल तक नहीं पहुंची जिसकी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने उम्मीद की थी। इसने एक ऐसे नॉर्दर्न प्लेन्स को जन्म दिया जहां लोगों के दिल डगमगा रहे थे और अंदर ही अंदर साजिशें चल रही थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल सॉन्ग की जिंग ने इस वीडियो को देखने के बाद एक सटीक भविष्यवाणी की थी। जैसे ही यह वीडियो पूरे रीजन में फैल जाएगा, नॉर्दर्न प्लेन्स की आज़ादी की भावना जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की कैद से आज़ाद हो जाएगी। फैंग युआन को इस वीडियो की एक एक बात अच्छी तरह से याद थी। अपने पुनर्जन्म के बाद उसने तुरंत इस वीडियो की बड़ी कीमत को समझ लिया था। नॉर्दर्न प्लेन्स की इस यात्रा के लिए डांगू पहाड़ को बचाना उसके उद्देश्यों में से सिर्फ एक था। फैंग युआन एक सावधान व्यक्ति था, वो अक्सर सफलता से पहले असफलता के बारे में सोचता था। इस दुनिया में जैसा चाहो वैसा हो जाए, जैसी अच्छी चीज कहाँ मिलती है। अगर मैं डांगू पहाड़ को बचाने में फेल हो गया, तो कम से कम मेन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर दूसरे तरह के मुआवज ढूंढ सकता हूं। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स द्वारा इंपीरियल कोर्ट ब्लेसड लैंड को गिराने का वीडियो फैंग युआन के लिए एक बहुत बड़ा रेफरेंस था। लेकिन सिर्फ ये क्लिप काफी नहीं था। फैंग युआन इस क्लिप से सिर्फ ऊपर ऊपर से क्या हुआ वो देख सकता था। पर खुशकिस्मती से फैंग युआन को लंग या लैंड स्पिरिट से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली थी। इस वजह से थियरी और प्रैक्टिस को मिलाकर फैंग युआन का 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को रिफाइन करने में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। मेरे अभी के कल्टिवेशन लेवल से 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को पूरी तरह रिफाइन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं इसका एक हिस्सा रिफाइन कर सकता हूं। फैंग युआन हकीकत से पूरी तरह वाकिफ था। वो सिर्फ एक मोर्टल गू मास्टर था। इमॉर्टल गू हाउस को रिफाइन करने के लिए कम से कम रैंक 8 गू इमॉर्टल होना जरूरी था। फैंग युआन के प्लान्स में वो सिर्फ 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का एक हिस्सा रिफाइन करना चाहता था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थी। ये घिसी पिटी हो चुकी थी और इसमें गुप्त कमजोरियां थी। ये बहुत विशाल, बहुत शानदार थी, एक विशाल लकड़ी के पिंजरे की तरह। फैंग युआन उसके सामने एक दिमाग जैसा था। एक दिमाग की ताकत पूरे लकड़ी के पिंजरे को नाश नहीं कर सकती थी, लेकिन वो किनारों को खा सकती थी। दोनों की मुश्किल में जमीन आसमान का फर्क था। उसके सामने गेस्ट हॉल्ट स्टेल
एक खास गू वर्म के अंदर जाने के बाद हल्की पीली रोशनी छोड़ने लगी। फैंग युआन ने इस दौरान अपने हाथ बढ़ाए और अपने अपच का प्राइमीवल एसेंस यूएस में डालने लगा। उसी समय उसकी विल प्राइमीवल एसेंस के साथ गेस्ट हॉल्ट स्टेल में दाखिल हो गई। गू मास्टर्स गू रिफाइन करते हैं, ये गू वर्म के शरीर पर अपनी विल से कब्जा करने के लिए होता है, और इस प्रोसेस के दौरान प्राइमीवल एसेंस एक परफेक्ट कैरियर होता है। फैंग युआन की भुएं सिकुड़ गई जब उसका दिमाग स्टेल के अंदर गया। गेस्ट हॉल्ट स्टेल 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का सिर्फ एक हिस्सा था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस था, ये बहुत ही बड़ा था। जैसे हाईफैंग युआन की विल अंदर गई, उसने महसूस किया कि वो अंधेरे के समुंदर में है। इस एंटहीन अंधेरे में सूरज जैसा एक वजूद था। ये हल्की रोशनी छोड़ रहा था, जो सांस लेने की तरह लहरों में हिल रही थी। यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की विल है। फैंग युआन का दिमाग हाई अलर्ट पर चला गया। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की संपत्ति थी। जब से उसने इसे रिफाइन किया था, उसकी विल जाहिर है इमॉर्टल गू के अंदर थी। हालांकि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का शरीर बहुत पहले ही नाश हो चुका था, उसने जो ये विल डाली थी वो इस खोल के अंदर सोते हुए जिंदा बच गई थी। ऐसी विल सच में विशाल है, मुझे लग रहा है जैसे मैं एक असली सूरज का सामना कर रहा हूं। इमॉर्टल वेनरेबल्स के पास अक्ल से परे ताकत होती है। ये तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की विल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जो इतने लंबे समय के बाद पीछे रह गया और कमजोर हो गया। शुक्र है यह विल अभी बेहोश है। अगर मैं ध्यान से काम करूं तो यह अलर्ट नहीं होनी चाहिए। मुझे इससे जगाना नहीं है, वरना जो अंडू सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स के साथ हुआ था, जिनकी आत्मा वीडियो में बिखर गई थी, वही मेरे साथ होगा। विशाल अंधेरा स्थान 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को दर्शाता था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की बची हुई विल सूरज की तरह थी, केंद्र में हल्की रोशनी छोड़ते हुए सो रही थी। वाह, फैंग युआन की विल उसके सामने तिल के दाने जैसी थी। वो भी हल्की रोशनी छोड़ रहा था, लेकिन वो पूरे इलाके के सबसे दूर के कोने में छिपा हुआ था। फैंग युआन धीरे धीरे और सावधानी से प्राइमीवल एसेंस डालता रहा। जैसे जैसे प्राइमीवल एसेंस गेस्ट हॉल्ट स्टेल में जाता, 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर उसकी विल की मात्रा बढ़ती जाती। अंधेरे कोने में फैंग युआन को दर्शने वाली रोशनी फैल रही थी, धीरे धीरे अंधेरे के एक हिस्से को पीछे धकेल रही थी, अपने लिए कुछ टेरिटरी हासिल कर रही थी। वक्त एक एक सेकंड करके गुजरता गया। फैंग युआन बहुत सावधान था, उसका माथा जल्द ही पसीने से भर गया। ये नहीं सोचा था कि इस स्टेल को रिफाइन करना इतना मुश्किल होगा। मेरे डू रैंक 5 पीक स्टेज एपर्चर्स जो 90% कैपेसिटी पर हैं, वो भी काफी नहीं थे। अगर हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस नहीं होता तो शायद मुझे और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। 4 घंटे बीत गए। फैंग युआन ने आखिरकार एक राहत की सांस ली और स्टेल से अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो बेहद थक गया था, ज्यादातर मानसिक तनाव से, ये रस्सी पर चलने से भी ज्यादा खतरनाक था। आखिरकार वे कामयाब हो गया। फैंग युआन ने अपने सामने गेस्ट हॉल्ट स्टेल को देखा। स्टेल से एक अपनापन का एहसास उसके दिल की गहराइयों तक पहुंचा। लेकिन सफलता की खुशी जल्दी ही फीकी पड़ गई और फैंग युआन की भुएं और भी गहरी हो गईं। पिछली जिंदगी में दिखाए गए वीडियो में सच में बहुत सारे डिलीटेड सीन्स थे। मैंने इतना प्राइमीवल एसेंस खर्च किया, लेकिन यूएस क्लिप में जो गू मास्टर था वो तो सिर्फ रैंक 5 मिडिल स्टेज का था, फिर भी उसने बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया, सिर्फ 1 घंटे में इसे रिफाइन कर लिया। हो सकता है कि गू मास्टर के अपचर में कुछ सहायक गू वॉर्म्स दी, लेकिन फैंग युआन इस बात पर ज्यादा विश्वास करने को तैयार था कि इसके पीछे और भी कुछ था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने इस वीडियो को रिलीज करने का कारण हुवांग जिन ट्राइब्स को एक करारा झटका देना था और दूसरे नॉर्दर्न प्लेन्स ट्राइब्स में आजादी की भावना को जगाना था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की गहराइयों में जरूर ऐसे फायदे या तरीके थे जो पब्लिकली नहीं दिखाए जा सकते थे। साथ ही वीडियो को ज्यादा संक्षेप और रोचक बनाने के लिए, ताकि लोग उस देखें, बोरिंग और साधारण हिस्सों को जरूर डिलीट कर दिया गया था, ये तो पक्का हुआ था। लेकिन ये फैंग युआन के लिए बुरी खबर थी। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को रिफाइन करना एक बहुत ही खतरनाक काम था। अगर वो वीडियो से गुमराह हो जाता तो एक गलती उसकी जिंदगी ले सकती थी। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग सच में कमाल की है। मैंने इतना टाइम लगाया, लेकिन मैंने इसका आधा % भी रिफाइन नहीं किया है। फैंग युआन ने सांस ली और गेस्ट हॉल्ट स्टेल को थपथपाते हुए उठ खड़ा हुआ। अगर वो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को 100% माने, तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की बची हुई विल इसका 30% हिस्सा घेरेगी। 100% में से गेस्ट हॉल्ट स्टेल को रिफाइन करने के बाद फैंग युआन का बिल्डिंग का रिफाइनमेंट अभी भी आधा % से कम था। लेकिन फिर भी फैंग युआन के होठों पर मुस्कान आ गई। वो मुड़ा,
कुछ कदम पीछे गया और कैजुअली एक क्रिस्टल दीवार के पास आ गया जिसमें कुछ खजाने सील थे। उसकी नज़र टिकी और उसने अपना हाथ दीवार की तरफ बढ़ाया। अगर ये पहले होता तो क्रिस्टल दीवार एक बर्फ की दीवार की तरह उसके हाथ को रोक देती। लेकिन अब गेस्ट हॉल स्टेल हल्का सा चमका और क्रिस्टल दीवार खोखली हो गई। फैंग युआन का हाथ दीवार के अंदर ऐसे चला गया जैसे पानी में जा रहा हो और उसने अंदर से खजाना निकाल लिया। एक बार उसने गेस्ट हॉल स्टेल रिफाइन कर ली तो इस सेक्शन की क्रिस्टल दीवार के अंदर का कोई भी खजाना मर्जी से निकला जा सकता था। फैंग युआन को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती थी। अरे, ये जरूर रश थंडरस्टोन होगा। अपने हाथ में खजाने को देखते हुए फैंग युआन को अपना अनुमान पक्का करने से पहले यूज ध्यान से परखना पड़ा। रश थंडरस्टोन एक काफी दुर्लभ गो रिफाइनमेंट मटेरियल था। ये अब लगभग एक्सटिंक्ट हो चुका था, यहां तक कि ट्रेजर येलो हेवन में भी बहुत रेयर था, कभी कभार ही बिकता था। ये पत्थर 9 आसमानों में बिजली और गरज के एक साथ फटने पर उनके सार से बनता था। लेकिन इमेमोरियल ईरा से 9 आसमानों में से 7 गिर चुके द सिर्फ सफेद और काला आसमान बचा था। इन 2 आसमानों की बिजली और गरज के टकराने की संभावना बहुत कम थी। इसलिए इमेमोरियल एरा के बाद रश थंडरस्टोन्स का उत्पादन बहुत कम हो गया। जब थंडरपथ का बोलबाला था तो गू रिफाइन करने के लिए बड़ी संख्या में रुश थंडरस्टोन्स इस्तेमाल किए जाते थे। इसलिए अब रश थंडरस्टोन्स का बचा हुआ स्टॉक कम था। धरती और आसमान हमेशा बदलते रहते हैं, वक्त के साथ थंडरपाथ भी बदल गया और अब यूज रश थंडरस्टोन्स की जरूरत नहीं रही। सिर्फ वो गू मास्टर्स या गू इमोर्टल्स जो इमेमोरियल थंडरपाथ गू वॉर्म्स पर रिसर्च करना चाहते हैं, उन्हें हाई रश थंडरस्टोन्स में दिलचस्पी होगी। ट्रेजर रूम की कीमत बेहद ज्यादा थी। फैंग युआन ने यही जो खजाना उठाया वो एक रुश थंडरस्टोन था। लेकिन जल्द ही फैंग युआन ने रश थंडरस्टोन को वापस क्रिस्टल दीवार में रख दिया। थोड़े से लालच के चक्कर में बड़ा काम बिगड़ जाता है। क्योंकि खजाने हासिल करने के लिए एक्सचेंज जरूरी था, क्रिस्टल दीवारों में खजानों की कुल संख्या हमेशा वही रहती थी। यहाँ की हर चीज सभी सुपर फोर्सेस या यहाँ तक कि बड़े हुआंगजिन ट्राइब्स द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। अगर कोई बाद में हाई ग्रेड एवैल्यूएशन हासिल करके यहाँ आता और उस पता चलता कि खजाने गायब हैं, तो इससे बड़ा संदेह और हैरानी होती। फैंग युआन को कोई अफसोस नहीं हुआ। थोड़ी देर टेस्ट करने के बाद वो क्रिस्टल पाथ की गहराइयों की तरफ चल पड़ा। गेस्ट हॉल स्टेल पर एक बार फिर पहुंचने पर उसके कदम धीमे हो गए। कुछ घंटे पहले जो अदृश्य दीवार उस रोक रही थी, अब गायब हो चुकी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो सुरक्षित अंदर जा सकता था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने बनाई थी, उसमें जाहिर है और भी सुरक्षा उपाय थे। लेकिन फैंग युआन उनके लिए तैयार था। उसने सोचा और तुरंत 5 से 6 अजीब गू वॉर्म्स उसके अपचे से उड़कर निकले, रंग बिरंगे धुएं के गोलों में बदलकर उस घेर लिया। फैंग युआन ने फिर से चेक किया और ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो पूरी तरह से कवर है, वो गेस्ट हॉल स्टेल के पार चला गया। हर रंग का धूल गड़गड़ाया और खून की रोशनी के एक झटके में बदलकर फैल गया। फैंग युआन ने इधर उधर देखा और पाया कि क्रिस्टल दीवारों में रखे खजाने पिछले सेगमेंट से एक लेवल बेहतर थे। अरे, ये तो। फैंग युआन की नजर एक सेकंड के लिए जम गई जब उसने क्रिस्टल दीवार के अंदर एक रैंक 5 स्ट्रेंथ पाथ गू वर्म देखा। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। चैप्टर 560 क्रूशियल प्रॉब्लम। फैंग युआन ने जैसे हाई गेस्ट हॉल स्टेल को पार किया, एक खुश कर देने वाला सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। एक बोरो स्ट्रेंथ गू उसके सामने आ गया। ये एक रैंक 5 स्ट्रेंथ पाथ गू था जो लगभग पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका था और ऑल आउट एफर्ट गू से भी ज्यादा रेयर था। इससे अकेले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, बल्कि इससे दूसरे गू वॉर्म्स के साथ इस्तेमाल करना पड़ता था। जब स्काई स्ट्रेंथ गू के साथ मिलाया जाता तो ये गू मास्टर को आसमान की ताकत उधार लेने देता। जब अर्थ स्ट्रेंथ गू के साथ मिलाया जाता तो गू मास्टर जमीन की ताकत उधार ले सकता था। फायर स्ट्रेंथ गू के साथ ये गू मास्टर को आग से ताकत उधार लेने देता। वाटर स्ट्रेंथ गू के साथ गू मास्टर बहते पानी से ताकत हासिल कर सकता था। मेरा किलर मूव 4 आर्म विंड किंग, विंड ओवरलॉर्ड गू और टायरेंट स्ट्रेंथ गू उस करता है। इन दोनों गू का कॉम्बिनेशन बोरो स्ट्रेंथ गू का सब्स्टिट्यूट था, लेकिन उनका असर बोरो स्ट्रेंथ गू के 50% के बराबर भी नहीं है। इस बोरो स्ट्रेंथ गू के साथ मैं अपने किलर मूव को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकता हूं। फैंग युआन सच में खुश था। बेशक बोरो स्ट्रेंथ गू को अभी भी दूसरे गू वॉर्म्स के साथ मिलाना जरूरी था। ए फ्लैट तक स्काई स्ट्रेंथ गू पहले हाई एक्सटिंक्ट हो चुका था। लेकिन अर्थ स्ट्रेंथ गू, फायर स्ट्रेंथ गू
वाटर स्ट्रेंथ गू, विंड स्ट्रेंथ गू और दूसरे अभी भी काफी प्रचलन में थे। हालांकि इन गू वॉर्म्स का इस्तेमाल उनके असली उपयोग से भटक चुका था। अर्थ स्ट्रेंथ गू अब अक्सर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता था ताकि गू मास्टर्स को खेती में मदद मिले, या फिर वुड पाथ गू के साथ इस्तेमाल होता था। फायर स्ट्रेंथ गू कुछ फायर पाथ गू मास्टर्स द्वारा एक सपोर्ट गू के रूप में इस्तेमाल किया जाता था जो फायर पाथ गू वॉर्म्स की ताकत को थोड़ा बढ़ा सकता था। वाटर स्ट्रेंथ, विंड स्ट्रेंथ, लाइटनिंग स्ट्रेंथ और दूसरे भी ऐसे ही इस्तेमाल होते थे। फैंग युआन ने क्रिस्टल दीवार के पास जाकर लगभग 10 स्प्रिंग एग गू से बोरो स्ट्रेंथ गू को एक्सचेंज कर लिया। गेस्ट हॉल स्टेल के पार वो सिर्फ उन्हीं खजानों के लिए एक्सचेंज कर सकता था जो उस चाहिए थे। फैंग युआन आगे बढ़ता रहा। यहां क्रिस्टल दीवार में जो खजाने थे वो साफ तौर पर पहले से 1 या 2 लेवल ऊपर थे। मीटियोर रेन गू, स्टार लाइटनिंग स्पीड गू, विंड फॉग हेयर गू, स्टेलर फायर प्रेरी गू, वाटर कर्टन स्काई फ्लावर गू। रैंक 5 गू जो बाहर की दुनिया में बेहद दुर्लभ थे, यहां हर जगह दिख रहे थे। इसके बजाय यहां रैंक 4 गू बहुत कम थे। लेकिन कोई भी रैंक 4 गू जो यहां दिखता वो रैंक 4 गू में सबसे दुर्लभ और अनमोल होता। उनकी कीमत और ताकत आम रैंक 5 गू के बराबर होती। फैंग युआन की नज़र खजानों पर घूमती रही। उसके ऊपर का खूनी ज्वाला का प्रकाश लगातार कम हो रहा था। ये खूनी ज्वाला का प्रकाश एक सुरक्षा कवच था। जैसे ही ये पूरी तरह से गायब हो जाता, 88 ट्रू यांग बिल्डिंग यूज डिटेक्ट कर लेती और तुरंत उससे खत्म कर देती। इस प्रोटेक्शन के गायब होने से पहले मुझे वो ओनर टोकन ढूंढना है होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरा, फैंग युआन धीरे धीरे बेचैन होने लगा। ये गू जो उसने अपनी पहचान छुपाने और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए थे, उन्हें रिफाइन करना आसान नहीं था। ऊपर से उन्हें रिफाइन करने का खर्चा भी काफी ज्यादा था। एक मुख्य सामग्री थी 1000 जिन हुवांग जिन परिवार का खून, जिसके लिए 98 लंबे शुद्धिकरण के स्टेप्स की जरूरत थी। ए फ्लैट इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट पहले ही खत्म हो चुका था। फैंग युआन के लिए इस खून को बड़ी मात्रा में हासिल करना और भी मुश्किल था। इससे भी बुरी बात यह थी कि इस लंबे क्रिस्टल कॉरिडोर में एक चौराहा आ गया। फैंग युआन को रुककर ध्यान से सोचना पड़ा। यूज कौन सा रास्ता लेना था? इस वक्त पिछले जन्म में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स के इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड पर हमले का वीडियो फैंग युआन के बड़े काम आया। उसने बाएं रास्ता चुना और तेजी से यूएस पर चलने लगा। यहां क्रिस्टल दीवार में जो खजाने दिख रहे थे उनकी कीमत एक लेवल और ऊंची थी। वहां सिर्फ रैंक 5 गू थी और कोई रैंक 4 गू नहीं दिख रहा था, और साथ ही वहां दुर्लभ रैंक 5 गू भी थे। फैंग युआन तेजी से आगे बढ़ता रहा और खजानों पर नजर डालता रहा। अचानक उसकी नजर रुक गई। मिल गया। एक ओनर टोकन क्रिस्टल दीवार में सील था, ठीक फैंग युआन के घुटनों की ऊंचाई पर। यह ओनर टोकन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स की हाई करस्तानी थी। एक ऊंचा पेड़ हवा को अपनी तरफ खींचता है। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड ऐप तक ऊंचा खड़ा था, जिसने सभी रीजन्स के गू इमोर्टल्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स ने अपना प्लान सैकड़ों साल पहले शुरू कर दिया था। ओनर टोकन आमतौर पर अलायंस लीडर के पास रहता था और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड से बाहर निकलते ही खुद नाश हो जाता था। लगभग 1000 साल पहले सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स ने अंधेरे में साजिश रचने के लिए काफी मेहनत की थी। उन्होंने न सिर्फ उस समय के अलायंस लीडर को रिश्वत दी थी, बल्कि ये भी अफवाह है कि उन्होंने एक इमोर्टल गू का भी इस्तेमाल किया था। इमोर्टल गू की ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने ओनर टोकन के साथ छेड़छाड़ की थी, जो फिर 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर छिप गया, भविष्य के लिए एक चाबी बन गया, मौके का इंतजार करने लगा। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स ने पहले 5 रीजन्स की लड़ाई शुरू की और जल्द ही मौका बनाने में सफल रहे। आखिरकार इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड को तोड़ने में कामयाब रहे। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल द्वारा बनाया गया एक अरेंजमेंट था। इस जगह को तोड़ना दूसरे ब्लेस्ड लैंड्स को तोड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल पहले ही गुजर चुका था, जबकि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स ने लगभग 1000 साल तक मेहनत से अपनी साजिश रची, आखिर में कुछ सफलता हासिल की। हालांकि इस जिंदगी में यह ओनर टोकन फैंग युआन के हाथ लग गया। इस ओनर टोकन के लिए एक्सचेंज करने का प्रोसेस बेहद आसान था, लेकिन इस टोकन को अपने इस्तेमाल के लायक बनाना आसान नहीं होगा। यह आखिरी सबसे जरूरी कदम था। फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया और वो जमीन पर पालती मारकर बैठ गया और ध्यान केंद्रित किया। एक के बाद एक गू वॉर्म्स उसके इशारे पर हरकत में आए और ओनर टोकन से लगातार टकराने लगे। टिक टिक टिक, टक्कर से एक मधुर संगीत की धुन निकलने लगी और ओनर टोकन धीरे धीरे हवा में तैरने लगा।
हर टक्कर ओनर टोकन पर एक आभा मंडल की परत बना देती। जब यह 38 आभा मंडलों से ढक गया तो उसकी सतह का फीका रंग अचानक गायब हो गया और शब्द प्रकट हुए, ओनर टोकन। आभा मंडल फिर हवा के बुलबुले की तरह फटने लगे। ओनर टोकन ने अपनी तैरने की शक्ति खो दी और नीचे गिर गया, और तुरंत फैंग युआन ने उस पकड़ लिया। उसने जल्दी से अपनी उंगली काटी और खून को ओनर टोकन पर टपकने दिया। जैसे ही उसका खून ओनर टोकन में समा गया, धातु का टोकन अचानक एक पारदर्शक कांच बन गया। फैंग युआन ने ही लू लैन का ओनर टोकन देखा था और वो तुरंत समझ गया कि उसके टोकन और असली ओनर टोकन में बहुत बड़ा फर्क था। जो तरीके मैंने अभी इस्तेमाल किए वो मेरी पिछली जिंदगी के वीडियो के रेफरेंस में थे, इस ओनर टोकन के असली रूप को जगाने के लिए। ऐसा लगता है कि ये बहुत हद तक एक इमॉर्टल गू की ताकत है और सिर्फ इमॉर्टल गू हाई ओनर टोकन के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की नज़र से बचते हुए फैंग युआन ने कांच के ओनर टोकन को देखा और सोच में डूब गया। 10-20 सांस लेने के बाद उसके ऊपर का खूनी ज्वाला का प्रकाश पूरी तरह से गायब हो गया। दुनिया यूएस पाल के लिए जैसे शांत हो गई थी और फैंग युआन अपनी दिल की धड़कनें साफ सुन सकता था। सब ठीक है। उसके दिल की धड़कनों की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। फैंग युआन धीरे धीरे उठा और एक गंदी हवा की सांस छोड़ी। कामयाब, वो बड़बड़ाया और उसने अपनी बाएं मुट्ठी जोश में बैंड की, लेकिन उसने पाया कि उसकी आवाज कुछ बैठ गई थी। साथ ही उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उस कुछ चक्कर आ रहे थे। इस ओनर टोकन को सच में एक्टिवेट करना और उस खुद को पहचान करवाना बिल्कुल आसान नहीं था। यह रैंक 5 गू को रिफाइन करने से भी ज्यादा मुश्किल था। अगर जरा सी भी गलती होती तो शायद बचना नामुमकिन था। फैंग युआन ने भारी मानसिक दबाव झेला और आखिरकार सफल हो गया। अब जब तक मैं इस कांच के ओनर टोकन को पकड़े रहूंगा, मेन ट्रेजर रूम में आजादी से आ जा सकता हूं। किसी हाई ग्रेड एवेल्युएशन की जरूरत नहीं है। ओनर टोकन को पकड़ना 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के एक छोटे से हिस्से को कंट्रोल करने के बराबर था। फैंग युआन ने ओनर टोकन को टेस्ट किया और लगभग तुरंत ही उसके दिमाग में ही लू लन और उसके ग्रुप की तस्वीरें आ गईं। 54th राउंड को पार करने के बाद वो पहले ही 61 स्टोन राउंड तक पहुंच चुके थे। अभी वो एक सुनहरे सफेद टाइगर के भूत से भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे। एक असली सुनहरा सफेद टाइगर एक डेसोलेट बीस्ट लेवल का जीव था। सुनहरे सफेद टाइगर के भूत में एक डेसोलेट बीस्ट की ऑरा थी और वो ही लूलन के ग्रुप पर भारी पड़ रहा था। हे लूलन के पास लोगों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन उनकी हार निश्चित लग रही थी। फैंग युआन ने कुछ देर ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो हे लूलन और उसका ग्रुप सिर्फ 45 मिनट से कम ही टिक पाएंगे, उसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हालांकि फैंग युआन ट्रेजर रूम में दाखिल हो चुका था, लेकिन जब तक ओनर टोकन का मालिक 88 ट्रू यांग बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल जाता, उस भी जाना पड़ता। फैंग युआन के पास अब कांच का ओनर टोकन था और वो अपनी मर्जी से रुक सकता था या जा सकता था, लेकिन इस वक्त इसे जाहिर करना ठीक नहीं था। सिर्फ कांच का ओनर टोकन काफी नहीं है। मुझे अभी भी इस लूपहोल को ढूंढना होगा और उस पूरी तरह से उड़ा देना होगा। इससे 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में एक बड़ा छेड़ हो जाएगा और तब मेन क्रिस्टल दीवार के खजानों को आजादी से ले जा सकूंगा। कांच का ओनर टोकन हल्का सा हिला और अगले हाईपाल फैंग युआन वहां से गायब हो गया। यह सेंट्रल कंट्रोल रूम होना चाहिए। जब फैंग युआन ने अपनी आंखें खोली तो वो एक गुप्त कमरे में पहुंच चुका था। गुप्त कमरा गोल था जिसकी दीवारें सितारों की रोशनी से टिमटिमा रही थी और बीच में एक सफेद जड़े की गोल मेज थी। गोल मेज पर पूरे इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का एक सुंदर मॉडल रखा हुआ था, बिल्कुल एक मिलिट्री सैंड टेबल की तरह। इसमें न सिर्फ पहाड़ और नदियां और बीच में पवित्र महल दिखाए गए थे, बल्कि ब्लेस्ड लैंड के छोटे छोटे टावर्स भी साफ दिखाई दे रहे थे। फैंग युआन ने एक गू वर्म भेजा जो हवा में उड़कर काले धुएं में बदल गया और सैंड टेबल पर गिर गया। सैंड टेबल काले धुएं से दूषित हो गया और तेजी से काले रंग का हो गया। काला रंग धीरे धीरे घना हो गया, एक बड़े चिपचिपे तरल में बदल गया जो सैंड टेबल पर धीरे धीरे बह रहा था। फैंग युआन ने एक ऐसी जगह देखी जहां काले तरल ने एक फनल का आकार ले लिया था और जैसे नीचे कोई छेड़ हो, आसपास का काला तरल धीरे धीरे उसमें जा रहा था। मिल गया, ये रहा वो छेड़। ए फ्लैट। मुझे बस इस छेड़ को बड़ा करना है और इस कांच के ओनर टोकन को एक 1 एज ओनर टोकन में रिफाइन करना है। 1 एज ओनर टोकन के साथ मेन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के एक फ्लोर को भी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूं। ठीक उसी वक्त फैंग युआन की हरकतें रुक गईं और उसकी यहीं सैंड टेबल पर बने यूएस छेड़ पर टिक गईं। पूरा सैंड टेबल मोटे काले तेल जैसे चिपचिपे तरल से ढका हुआ था।
इसलिए फैंग युआन तुरंत देख नहीं पाया था। लेकिन अब जब उसने कुछ देर देखा तो यूज अचानक पता चला कि ये छेड़ दी क्यू इनहेरिटेंस साइट के अलावा और कुछ नहीं था। ये क्या चक्कर है? कहीं दी क्यू इनहेरिटेंस भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स द्वारा पहले से तैयार किया गया एक गुप्त दाव तो नहीं है, बिल्कुल उस कांच के ओनर टोकन की तरह? फैंग युआन हैरान रह गया, लेकिन वो जल्दी ही शांत हो गया और इस अनुमान की खामियों को समझ गया। नहीं, गलत। अगर यह ब्लेस्ड लैंड को तोड़ने के लिए तैयार किया गया एक गुप्त दाव होता तो मैं इस साइफर और स्लेटी सफेद पत्थर की सिल से मिले संकेतों को कैसे समझाऊंगा? ये संकेत साफ तौर पर इनहेरिटेंस के संकेत हैं। फैंग युआन की एड में तेज रोशनी चमकी। अभी उसकी पिछली जिंदगी का दृश्य उसको ही मदद नहीं दे सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स ने भी इस इनहेरिटेंस को खोज लिया था, लेकिन वो गुप्त वाक्य को डिकोड नहीं कर पाए और इसलिए इस इनहेरिटेंस का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ये भी गलत है। उनके नजरिए से सोचे, अगर उन्होंने इस इनहेरिटेंस को खोजा होता जिसमें बहुत हद तक एक इमोर्टल गू हो सकता था, तो वो जरूर ललचाते। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि उन्हें इनहेरिटेंस का कोई संकेत नहीं मिला, बल्कि सिर्फ ये छेड़ मिला। हाँ, एक और संभावना भी है कि वो इनहेरिटेंस के रहस्य को नहीं सुलझा पाए, लेकिन क्योंकि ब्लेस्ड लैंड को तोड़ना एक जरूरी मामला था, उन्होंने आखिर में इस छेड़ को तोड़ने का फैसला किया। लेकिन अगर ऐसा होता तो दी क्यू इनहेरिटेंस भी नाश हो जाती। फैंग युआन ने इधर उधर सोचा, इन दोनों संभावनाओं के होने का एहसास करते हुए, लेकिन उसके पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो उन्हें कंफर्म नहीं कर सकता था। वो हिचकिचाया। अगर उसने अपनी पिछली जिंदगी के सीन के तरीके इस्तेमाल किए और इस छेड़ को फोड़ दिया तो दी क्यू इनहेरिटेंस जरूर नाश हो जाएगी। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया और दी क्यू इनहेरिटेंस को बचाने का फैसला किया तो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के लिए उसके प्लान्स यहीं रुक जाएंगे। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की कीमत दी क्यू इनहेरिटेंस से कहीं ज्यादा है। कोई चरा नहीं, मुझे दी क्यू इनहेरिटेंस को छोड़ना हाई पड़ेगा। लेकिन जिसने भी ये अरेंजमेंट किया है वो सच में कमाल का है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के अरेंजमेंट से छेड़छाड़ कर पाना। हम एक मिनट रुको। फैंग युआन का दिमाग अचानक हिल गया जब उसने एक बेहद जरूरी प्रॉब्लम के बारे में सोचा। चैप्टर एंड।